साथियों, आपका स्वागत है रौनक मैथ क्लासेस के अंदर। जैसे कि बीएसटीसी का टॉपिक चल रहा था अपने पास, कोण पढ़ा आपने, कोणों के क्वेश्चन कर लिए आपने। अब पढ़ते हैं रेखागणित के अंदर, जियोमेट्री के अंदर अपने पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज जो होता है वो तीन भुजाओं से घिरी बंद समतली आकृति जो होती है वो त्रिभुज होती है। और त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती है और तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये बातें अपने नोट करते हैं और लिखते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज की मैं आकृति बनाऊं तो ये एक त्रिभुज है आपके पास, ये ए, ये बी और ये सी। तीन तो इसके क्या है, शीर्ष हैं, ए बी और सी। तीन कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर। अब तीन भुजाएं होती है, ए बी। जिस बिंदु पे भुजाएं मिलती है उसको शीर्ष बोलते हैं। और जो भुजाएं हैं वो ए बी, बी सी और सी ए। इन भुजाओं का अगर आपको योग करना है तो वो परिमाप का रूप लेता है। तो सबसे पहले अपने त्रिभुज की डेफिनेशन लिखते हैं। त्रिभुज तो तीनों ओर से घिरी समतलीय बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीनों ओर से घिरी समतलीय बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो कोण देखें, कोणों को कैसे शो करेंगे, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। भुजाएं देखें तो अपने इसकी जो भुजाएं होगी वो भी भुजा ए बी, बी सी और सी ए। अब ए के सामने की भुजा को ए से भी डिनोट किया जा सकता है, बी के सामने की भुजा को बी से किया जा सकता है और सी के सामने की भुजा को सी से डिनोट किया जा सकता है। तो इसको अपने इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, सी, ए और बी। भुजाओं के बाद में शीर्ष की बात करें तो इसमें तीन शीर्ष होते हैं त्रिभुज के अंदर, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। अब बात करते हैं अपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपने पढ़ा त्रिभुज तीनों ओर से घिरी समतलीय बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। कोण ए, बी और सी को कोण से डिनोट करेंगे और ए बी, बी सी, सी ए ये आपके पास भुजाएं हैं और ए बी सी इनको शीर्ष बोलते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब परिमाप की बात करते हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो जो भुजाएं होती है आपके पास उनका योग। तो ये क्या होता है आपके पास, परिमाप होता है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज। दूसरी बात करेंगे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर देखें अपने और भुजाओं के आधार पर देखें। तो सबसे पहले कोणों की बात करते हैं। कोणों के आधार पर जो होते हैं सबसे पहले देखते हैं अपने न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है वो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री होगा। तो जो पहला है आपके पास वो तो हो जाएगा न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा बात करें तो समकोण,
समकोण। तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज है, पहला तो है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा आपके पास समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, इस टाइप से डिनोट किया जाता है समकोण त्रिभुज को। ये जो कोण होता है एंगल, वो होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है कर्ण। बेस होता है आधार और हॉरिजॉन्टल जो ऊंचाई होती है उसको लंब बोलते हैं। और थर्ड प्रकार का जो देखें त्रिभुज, वो होता है आपके पास अधिक कोण। अधिक कोण की बात करें तो 110 डिग्री इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आपने देखा है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब बात करते हैं भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर देखें तो समबाहु त्रिभुज देखते हैं। तो पहला देखते हैं अपने समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु जो त्रिभुज होता है आपके पास वो इस टाइप से होता है। सभी भुजाएं समान होती है, मान लो ये 3 है तो ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरे प्रकार का जो त्रिभुज होता है वो होता है विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। इस टाइप से डिनोट किया जाता है समद्विबाहु को। अगर ये भुजा 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 3 होगी। ये कोण 1 है तो ये कोण 2 है, इसको बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु कहने का मतलब दो भुजाएं बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, मतलब समद्विबाहु नाम से पता चला दो भुजाएं बराबर होगी तो दो कोण भी बराबर होंगे इसके अंदर। और थर्ड की अपने बात करते हैं तो वो होता है आपके पास विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब सारी भुजाएं जो होगी वो असमान होगी। जैसे ये 3 तो ये 4 और ये 5। तो इस टाइप से आपने देखा कि कोणों के प्रकार पढ़े आपने। एक तो होता है कोणों के आधार पर, दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहले आपने न्यून कोण पढ़ा, समकोण पढ़ा और अधिक कोण पढ़ा। उसके बाद भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज पढ़ा, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा और विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। त्रिभुज के बारे में अपने पढ़ेंगे, नोट लगा के आपको एक लिखना है कि जो त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाओं का योग जो होता है या लंबाइयों का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पहली कंडीशन त्रिभुज की ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। और तीसरी कंडीशन त्रिभुज ये रखता है कि जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ा होता है। और अगर कोण बड़ा है तो सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। तो ये लिखते हैं, हमने 3 कंडीशन बनाते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो आपके पास है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग सदैव ही तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से
छोटा होता है। एक त्रिभुज ये भी कंडीशन रखता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। और तीसरी कंडीशन जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। इसका विलोम भी सत्य है। इसका क्या है, विलोम भी सत्य है। कहने का मीन्स ये है कि अगर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा तो कोण जब बड़ा है तो सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब उल्टा भी इसका संभव है। तो ये तीन कंडीशन आपको त्रिभुज के बारे में पता होनी चाहिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग जो होता है वो सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। और तीसरी जो कंडीशन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने जो वो वाला कोण होता है वो बड़ा होता है। जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो सामने वाला कोण बड़ा है तो सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने ये तीन कंडीशन सीखी। अब बात करते हैं अपने माध्यिका के बारे में। जो माध्यिका होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले माध्यिका को सीखने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। त्रिभुज, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपने क्या करना है, कोई भी एक शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, इस भुजा से अगर अपने सामने वाली भुजा पर मध्य बिंदु को मिलाएं तो ये इस टाइप से मिलेगी और ये इस टाइप से मिलेगी। जो ये बीच में बिंदु बनता है उसको बोलते हैं केंद्रक। तो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपने कि माध्यिका क्या होती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होना चाहिए, रेखाखंड होना चाहिए। रेखाखंड क्या होता है कि निश्चित बिंदु से चलता है और निश्चित बिंदु पर कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं रेखाखंड। तो ये क्या डेफिनेशन है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वो आपको क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगी। तो माध्यिका जो होती है, त्रिभुज की माध्यिका संगामी होती है। मतलब संगामी का मतलब है कि एक ही बिंदु से गुजरती है। इस बिंदु से गुजर रही है माध्यिका, इस बिंदु से गुजर रही है, ये भी इससे गुजर रही है, ये भी इससे गुजर रही है, तो इसको EFG लिख सकते हैं बड़े। तो त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, संगामी होती है। तो आपने माध्यिका के बारे में पढ़ा। और ये जो केंद्रक होता है इस माध्यिका को कितने अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। तो अपने लिख सकते हैं कि त्रिभुज, इसकी जो माध्यिका की जो कंडीशन होती है वो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो केंद्रक होता है, माध्यिकाएं केंद्रक जो होता है वो माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है
उसे केंद्रक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्रक होगा वो माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है, ये माध्यिका इस बिंदु पर मिल रही है, ये इस पे मिल रही है और ये इस पे मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। सेकंड नंबर, जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2 अनुपात, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है। और तीसरी कंडीशन इसके लिए अपने देखें तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका समान होती है। जैसे मान लो कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं समान है, तो उसकी माध्यिका भी क्या होगी? समान होगी। अगर बात करें समद्विबाहु की, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान होती है। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान हो, उसकी अगर 2 माध्यिकाएं होगी, वो 2 माध्यिकाएं समान होती है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं समान है तो 2 माध्यिकाएं भी समान होगी इसकी। और 4th नंबर पे देखें, 5 नंबर पे, तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि इसकी लंबाई फिक्स नहीं है कि कितनी आएगी, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज है कि माध्यिकाएं जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा, त्रिभुज क्या होता है, फिर त्रिभुज के प्रकार पढ़े, कोणों के आधार पर होता है, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर होता है। फिर आपने पढ़ा माध्यिका के बारे में, और माध्यिका क्या होती है, और माध्यिका को कितने अनुपात में विभाजित करता है केंद्रक। फिर आपने समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया कि माध्यिका समबाहु त्रिभुज की समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज की अलग अलग होती है, और समद्विबाहु की क्या होती है? 2 माध्यिकाएं समान होती है। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव यू नाइस डे। थैंक यू।